नमस्कार दोस्तों, डीडी रर के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे दर्शकों की तरफ से एक लिंक भेजा गया वीडियो का और कहा गया कि सर ज़रा इस वीडियो पर रिएक्शन दीजिए। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिनको काउंटर करना ज़रूरी है, जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो ये वो वीडियो है, देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो का टाइटल है गवर्नेंस, एजुकेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स कंपेयरिंग पाकिस्तान एंड इंडियाज डेवलपमेंट पाथ, मुख्तार अहमद, CPDI डिजिटल। अब ये चैनल देखा मैंने, CPDI डिजिटल, तो ये वो चैनल है, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और उस पर ये वाला वीडियो है कि व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इंडिया। लर्न करना है भाई इंडिया से पाकिस्तान को। और ये वीडियो करीब 30 मिनट का वीडियो है, तो इतने पूरे वीडियो को तो रिव्यू कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक छोटा हिस्सा उसमें से हमारे एडिटर साहब ने निकाला है कि सर इस पर देखिए, आपको इस पर बात करनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो सर दिख रहे हैं वो ये वाले सर हैं। इनके मुझे लग रहा है कि एक दो वीडियोस पर मैं पहले भी रिएक्ट कर चुका हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी वाले पे। तो इनका नाम है मुख्तार अहमद अली। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव CPDI के। ठीक है, ये एक्टिविस्ट हैं और MPhil की डिग्री है इनके पास इन डेवलपमेंट स्टडीज विथ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, UK ब्रिटेन से लिया है। 20 साल का इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, इलेक्शंस में, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथनिंग में, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, दिस दैट, ये है। और ये इस संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने इनके वीडियोस देखे होंगे। तो मैं गया CPDI डिजिटल के ज़रा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने की भाई क्या बातें लिखी हैं। तो इन्होंने लिखा है कि CPDI डिजिटल इज डेडिकेटेड टू शेयरिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ये 2017 में बनी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो इनकी सबसे पहली अनऑथेंटिक चीज़ें इस वीडियो में मुझे लगी, वो शुरू के 10 सेकंड में ही मिल गया मुझे। क्या मिला ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ, पहले सुनिए। नाजरीन, कभी आपने सोचा कि दो हमसाया ममालिक जो एक ही वक्त में आज़ाद हुए, जिनकी हिस्ट्री, जिनका कल्चर, जिनकी सकाफत, जिनकी ज़ुबान सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन आज इन दोनों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की। अब इसमें दो अनऑथेंटिक चीज़ें इन मोहतरमा ने बोली। अब जाहिर सी बात है कि रिसर्च डीपली पढ़ना पड़ेगा, लोगों की बातों को सुन के आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। दो बातें आपने मैडम बोली कि एक साथ दो मुल्क आजाद हुए। मैं आपको भी कहता हूं कि आप मुझे साबित कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस मानी जाती है। मेरे पास अपनी दलील को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। वो एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसमें क्या लिखा हुआ था उसको मैं आपको सुनवा देता हूं। लगाइए क्लिप। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। कोई मुझे दस्तावेज ऐसा दिखा दे जिसमें पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हो 1947। तो इसमें लिखा गया है, मैं सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना आपके, ये पढ़िए। सेटिंग अप इन इंडिया लिखा है कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, कि ये एक्ट जो है ये प्रोविजन करेगा भारत के भीतर, देखिए इंडिया शब्द लिखा हुआ है, भारत के भीतर 2 स्वतंत्र मतलब आजाद डोमिनियंस के लिए ये एक्ट बना है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो भी दिखाता हूं, आप इसे पढ़ेंगे तो नंबर 1 जो पॉइंट है वहां पर लिखा है एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कि मतलब 15 अगस्त 1947 के आज के दिन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेटअप इन इंडिया। भारत में 2 आजाद डोमिनियंस बनाए जाते हैं। इन दोनों को, एक को नाम भारत ही जाना जाएगा इंडिया के नाम से, एंड दूसरा पाकिस्तान के नाम से। तो भारत का नाम हमेशा था, इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का था, ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। ये दस्तावेज दे रहा हूं, ये अंग्रेजों का वही दस्तावेज है। तो जो भी पाकिस्तानी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान आजाद हुआ, तो मैं कहता हूं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको गलत जानकारी है। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, और 14 अगस्त को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस पर भी एक डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है पाकिस्तानी सबूतों के साथ। पाकिस्तान क्रिएट किया गया, साफ साफ लिखा था
कि इंडिया जो है उसमें दो डोमिनियन बनेंगे, एक तो इंडिया रहेगा, दूसरा डोमिनियन जो बनता है वो पाकिस्तान क्रिएट किया गया, पैदा हुआ पाकिस्तान। दूसरा जो आपने अनऑथेंटिक, पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अनऑथेंटिक, आपने ये बोला कि भाषा मिलती थी, कल्चर मिलता था एक दूसरे की तरह। मैडम, तो फिर आपको इंडिया के बारे में पढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान का कल्चर एक नहीं है तो भारत से कैसे मैच कर सकता है? क्या बलूचिस्तान का कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां का खाना, वहां का पीना पंजाब से मिलता है? क्या केपीके का कल्चर, वहां का रहना, वहां पे खाना, वहां पे पीना क्या पंजाब से मिलता है? क्या सिंध का रहन सहन, पहनावा, उढ़ावा, भाषा पंजाब से मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो जब आपके पाकिस्तान में लैंग्वेज और कल्चर एक जैसा नहीं है तो आपसे 6 गुने बड़े मुल्क का कल्चर और लैंग्वेज एक जैसी है? क्या बात करती हैं मैडम आप? मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरे बिहार में भाषा हिंदी नहीं है, 7-8 भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, हिमाचल में हिमाचली बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, यूपी में अलग अलग भाषाएं हैं, बुंदेलखंडी है, अवधी है, और बहुत सारी चीजें हैं। साउथ में चले जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, और सबके हम सबका खान पान, रहना सहना, पहनावा उड़ावा सब कुछ डिफरेंट है स्टेट वाइज। तो आप कैसे कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की लैंग्वेज और पहनावा? मैडम, आपके पंजाब में और हमारे पंजाब में और कुछ दिल्ली ले लो, थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ये कंपेयर करना आप लोग बंद करिए। कोई ऑथेंटिक बात आपने नहीं कही है, आपने सुनी सुनाई जनरलाइज बात कही है जिस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो अब आइए अगला हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि मैडम को लगता है कि क्यों हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए। अगला वीडियो देखते हैं। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, इदारा जाती इस्लाहात और गवर्नेंस के चैलेंजेस से नंबरदाजमा है। तो क्या हमने 78 सालों की तारीख में कभी एक बार भी सोचा कि क्या हम हमसाया ममालिक एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं? मैडम, सवाल ही गलत है आपका, सवाल ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही जो थी वो हिंदुस्तान से अलग थी। तो कैसे आप सीख सकते हैं? अगर आपको सीखना होता तो फिर बंटवारा ही नहीं हुआ होता। और मैडम, आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके आसिम मुनीर ने क्या बयान दिया था? वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। मैडम, तो हिंदू इंडिया से क्यों सीखना है आपको? पहले जाकर सवाल अपने आसिम मुनीर से पूछिए ना कि तुमने तो कह दिया वी आर डिफरेंट। तो आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है मैडम, आपका आर्मी चीफ कुछ और बात कह रहा है, आप कुछ और बात कह रही हैं। और हिंदुओं से सीखना ही था तो फिर बंटवारा क्यों किया, इस्लामिक देश क्यों बनाया फिर? बताइए ना। खैर चलते हैं अब जो क्या नाम है उनका, जो असलम साहब हैं, वो क्या बता रहे हैं, डिफरेंस क्या सीखना चाहिए, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कैसे वो क्या इकदाम थे जो इंडिया ने किए, उनकी क्या ऐसी रिफॉर्म्स हैं कि जिससे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी है। इंडिया शुरू में ही कामयाब हो गया कि उन्होंने एक इत्तेफाक की राय से कमोबेश 1950 में आइन बना लिया। हमें आइन बनाते हुए ज्यादा अरसा लगा। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो इफेक्टिवली जो आइन जाके बना, जिसको आज एक पजीराई हासिल है, जिस पे आज भी अमल दरामद हो रहा है, वो 1973 में 1973। लेकिन इंडिया में 1950 से कंटिन्यूटी है। अमेंडमेंट्स उसमें काफी हुई हैं लेकिन कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं आई। तो मेरे ख्याल में एक बात जो हम इंडिया से सीख सकते हैं वो ये है कि आइन को बरकरार रखना और आइन की रिस्पेक्ट करना। लेकिन इंडिया में चूँकि आइन जो है वो सेकुलर है, तो वो जितनी भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको ये था कि हम एक सेकुलर इंडिया में रह रहे हैं, हम बराबर के शहरी हैं। कम से कम आइन की एस्पिरेशन ये है या लोगों की एस्पिरेशन ये है
कि हम ये सेकुलर इंडिया है और हम सब बराबर हैं। हमारे यहाँ चूँकि डिसाइड ये हुआ कि हमने इसको एक इस्लामी रियासत बनाना है, तो फिर उसमें शुरू से ही माइनॉरिटीज़ का एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आ गया कि अच्छा जी ये तो फिर इस्लामी रियासत है तो फिर हमारे हुकूक क्यों होंगे। और फिर बाज़ बात उलमा भी इधर ऐसी बातें करते थे कि वो जी तारीख़ में जब इस्लामी रियासत होती थी तो उधर तो जजिया देना पड़ता था और ये होता था वो होता था, तो फिर वो बाज़ बात उस तरह की बात से एक इनसिक्योरिटी आ जाती। कॉम्पिटिटिव इलेक्शन मतलब आपके इस सेंस में कह सकते हैं कि हर नहीं, चलिए इलेक्शंस पे तो बाद में आते हैं। जो पहली आपने बात कही ना, आईन, नहीं सर, हो सकता है आप मेरी बात से अग्री करें या डिसअग्री करें, लेकिन मैं जो पॉइंट देना चाहता हूं और सबूत के साथ दूंगा मैं पॉइंट। पहला जो मेरा पॉइंट है ना, वो आईन नहीं है सीखने की जरूरत है कि हमारा आईन 1950 में बन गया, आपका बाद में बना, नहीं। सोच, आपकी सोच नहीं बदली है, क्योंकि अगर सोच बदल गई होती तो शायद ये बंटवारा नहीं होता। और सोच पता है क्या है? पंडित नेहरू से सवाल पूछा गया कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना भारत की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में शामिल थे? पंडित नेहरू ने क्या जवाब दिया? और पंडित नेहरू ने जो जवाब दिया ना, उसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ था। पहले वो सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. समझे ये सबूत मैंने क्यों लगाया? मोहम्मद अली जिन्ना को पता चल गया कि भारत जो ये सुधार करना चाहता है, इससे इनके रजवाड़े खत्म होंगे, इससे इनकी अय्याशियां खत्म होंगी, इनके वढेरे खत्म हो जाएंगे, तो फिर तो हम खत्म हो जाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के वो लोग जो ये वढेरा सिस्टम जारी रखना चाहते थे, जो ये कुछ फैमिलीज का कंट्रोल जारी रखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ना, ये तो लैंड रिफॉर्म्स, ना 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 ना, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। और उन्होंने बंटवारा करा दिया। आज 78 साल बाद मैं पूछता हूं मुख्तार अहमद साहब, क्या पाकिस्तान में वढेरा सिस्टम नहीं है? क्या जमीनों के मालिकों के पास हजारों हजारों बीघे जमीन नहीं है? हमारे यहां तो नहीं है। क्या आज भी 78 सालों से उसी जरदारी, उसी भुट्टो, उसी उन्हीं फैमिलीज का राज नहीं है? आप बताओ ना, क्या राज नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अपने दोस्तों और आने वाले खानदानों के लिए जो किया, वो आज भी पाकिस्तान झेल रहा है। तो आईन से पहले सोच की जरूरत बदलने की थी सर, सोच सीखने की जरूरत थी। क्यों लैंड रिफॉर्म्स का सपोर्ट नहीं किया मोहम्मद अली जिन्ना ने? आप बताओ ना, क्या पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स हुए? नहीं हुए। बता दो अगर हुए हो तो। कह सकते हैं कि हर एक के लिए ओपन था, कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता था। पाकिस्तान में उसके मुकाबले में आप देखें तो शुरू से ही एक तो इलेक्शंस हुए नहीं है बड़ा अरसा। हमने को प्रोविंशियल इलेक्शंस अर्ली 50s में करवाए, उसके अलावा हमने इलेक्शन करवाया ही नहीं है। ये एक और हमारी कमज़ोरी, हम जब मुवाजना करते हैं। और एक्चुअली इंडिया ने अच्छा, मतलब आप इंडिया का आइन का सेकुलर होना, उससे उनको बहरहाल फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ जो है ना, वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला जो आज भी हमें दरपेश है, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मेरे ख्याल में इंडिया ने उसको कायम रखा है। इंडिया में एक शुरू से काफ़ी फोकस था इंक्लूसिव इंडिया में। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट के मेंबर थे, फिर अम्बेडकर थे, तो इंडिया में सियासत में ख़वातीन की भी काफ़ी नुमाइंदगी रही है, प्रेसिडेंट्स भी, प्राइम मिनिस्टर भी। सोनिया गांधी एक नुमाया नाम है, जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म तो नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी को लीड करती रही। तो सियासत में हम कई चीज़ें हैं जो हम इंडिया से सीख सकते हैं। मेरे ख्याल में एक पोलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के हवाले से कम अपनी फॉर्म और रूल्स
उन्होंने सेट कर दी है और वो बड़ी हद तक एडहियर हुए हैं। जाहिर है वहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से इकोनॉमी बेहतर भी है, लेकिन ओवरऑल भी वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और अगर हम पाकिस्तान को मुआवजा करें तो पाकिस्तान अभी भी IMF या फिर हम बैरूनी इमदाद पे काफ़ी रिलाई कर रहे होते हैं। और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमिकली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आगे है इंडिया इस वक्त? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना, वो उनका बहुत अच्छा रहा है शुरू से ही, और मेरे ख्याल में इसके उनको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। और इंडिया में लोग भी बड़े वो जो होती है ना, एक बचत का कल्चर है इंडिया में, उनके सेविंग रेट्स बहुत बेहतर है इंडिया में। मुझे लगता ही है, मेरा इंप्रेशन है इसको, मेरे ख्याल में अगर हमारे कोई इंडिया से लोग सुन रहे हों और उस कमेंट्स में इसकी बात करें, मेरा इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तानी अगर 1000 रुपया कमाता है ना, तो वो महीने में 1200 खर्च करता है। ट्रू। और वो जो है ना, एक शो ऑफ का कल्चर है। इंडिया में लोग जो है ना, वो मेरे ख्याल में इस हवाले से बहुत मैच्योर हैं, और वो जितना अपनी उसमें रहते हैं, बचत करते हैं, तो उनके नेशनल सेविंग रेट्स पे भी नज़र आता है। इंडिया के सेविंग रेट्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान में सेविंग रेट्स बहुत कम है। तो ज़ाहिर है जब आपका सेविंग रेट अच्छा होता है तो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, और इस वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट्स भी काफ़ी हैं। मतलब इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट ना भी आए तो उनकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेशियो है ना, वो काफ़ी बेहतर है। इंडिया ने 1957 से लेके, देखिए ये बात बिल्कुल सही, सेविंग का ना कल्चर है, और ये हिंदुओं का कल्चर है। मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली हिंदुओं का कल्चर है। और ये जो शो ऑफ करने वाली बात आपने कही है ना, ये शो ऑफ वो लोग करते हैं जो दिमाग से पैदल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जिन्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म के मूल्य हैं, उसमें इस बात पे जो गृहस्थ धर्म की बात की जाती है, तो बड़ा क्लियरली इसमें हमें बताया जाता है कि हमें अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, आगे वाली जनरेशन को अपने से बेहतर बनाना है। और हर जनरेशन ने ये काम किया, हम लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मेरे फादर ने भी किया। तो इसके लिए आपको फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, सेविंग्स करनी पड़ेंगी। तो हम लोग ऑलवेज सेविंग पे बिलीव करते हैं, हमेशा हमेशा। हम 1000 रुपए कमाएंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा हिस्सा उसको सेव करें, ताकि जब इमरजेंसी आए, हालात खराब हो, तो हम सरवाइव कर सकें, किसी से लेना ना पड़े, लोन नहीं लेना पड़े, कर्जा नहीं लेना पड़े, भीख नहीं मांगनी पड़े। अब आप इसको एज ए नेशन देखिए, इंडिया कभी भीख नहीं मांगता, अब पाकिस्तान अभी भी भीख मांग रहा है। और जो ये सेविंग्स की बात की, तो मैं आपको अच्छी खबर बता दूं, अभी 5 अगस्त की खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में देख लीजिए। हाउस होल्ड सेविंग्स राइज टू 21.7% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2025। गवर्नमेंट सरकार ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो 21.7% बढ़ गई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि 2008 में इतनी बड़ी मंदी आई थी, भारत कैसे सरवाइव कर गया? इस सेविंग की आदत से सरवाइव कर गया। और ये होती है इंटेलिजेंस, कि आप तैयारी करके रखें कि अगर कल को बहुत बुरा दिन आएगा तो आप सरवाइव कर सकते हैं, आप दोबारा खड़े हो सकते हो। जीरो पे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20% था, ये 21.7% हो गया 25 में। और टोटल जो क्लाइम्ड है वो 52.25 लाख करोड़ रुपए से 69 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है हाउस होल्ड सेविंग्स। इसीलिए इंडियंस मजबूत रहते हैं, क्योंकि प्रिपेयर रहते हैं, और जब आपकी जेब में पैसे हों तो आप लड़ सकते हो, आप सरवाइव कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। 57 से लेके IMF के प्रोग्राम्स में वो 7 दफा गए हैं, 7 टाइम्स। आखिरी दफा वो 1991 में गए इंडिया में। पाकिस्तान 1950 से हमने एक तो ये काम शुरू पहले कर दिया था, हम जो गए हैं 25 दफा IMF के प्रोग्राम में, और अभी भी हमारा IMF का प्रोग्राम चल रहा है। और इंडिया ने आखिरी दफा 91 में किया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उन्होंने कोशिश की है कि ये अल्ले तलल्ले से बचे हैं। उन्होंने अपनी पैसों को सही मैनेज किया है। मतलब आम फैम ज़बान में हम बात करें, उन्होंने वो होता है ना, चादर देखकर पांव फैलाने वाला काम किया उन्होंने एग्जैक्टली किया, और हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये जो इनके इंस्टीट्यूट, बिल्कुल ये सही बात है। अभी
पिछले हफ्ते मैंने किसी एक पाकिस्तानी पर रिएक्ट किया था, वो चोमू पाकिस्तानी था। वो पता है कैसे चीज़ों को बता रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। बोला कि भारत में देखो जी 108 रुपये लीटर पेट्रोल है और भारत की करेंसी जो है वो हमसे मजबूत है, 3.5 रुपये बनते हैं। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगर पाकिस्तान में 350 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो कोई महंगाई नहीं है। तो जब ऐसी आवाम हो तो आप समझ सकते हो कि क्या ही किया जा सकता है उसका। इंटेलिजेंस, फिर वही बात में आऊंगा, इंटेलिजेंस। आईएमएफ की बात आपने की, आपने बताया कि आईएमएफ में 25 बार जाके पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है आईएमएफ का, बताया आपने? नहीं बताया ना, मैं बताता हूँ। हमारा तो आईएमएफ पे कोई कर्जा नहीं है, जीरो है। ये जरा देखिए, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं 2025 का डेटा है ये। पाकिस्तान नंबर 3 पर आता है, 6.59 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है आईएमएफ का। सबसे ऊपर यूक्रेन है, फिर इजिप्ट है, पाकिस्तान है, इक्वाडोर है, कोटे आइवरी है, मतलब आइवरी कोस्ट है, केन्या है, बांग्लादेश भी है 2.92 बिलियन डॉलर्स, अंगोला है और घाना है, अर्जेंटीना है। अच्छा, सबसे ऊपर अर्जेंटीना है, सॉरी, नंबर 1 पर अर्जेंटीना है, तो नंबर 4 पर पाकिस्तान है। भारत नहीं है इसमें। बिल्कुल बात सही है, 91 लास्ट था, उसके बाद हम आईएमएफ के पास नहीं है। और इस बात को 35 ईयर्स हो चुके हैं, 35 ईयर्स, और आपकी सैलरी अभी तक आईएमएफ के पैसे से आ रही है। और बात ये नहीं है कि सिर्फ आप आईएमएफ के कर्जदार हैं, कर्जदार तो आप और भी हैं। चाइना, जो कि आपका बहुत बड़ा मित्र है, उसका पता है कर्जा पाकिस्तानियों को कितना है तुम्हारे ऊपर? ये देखो जरा, नंबर 3 पर हो, 68.9, मतलब 69 बिलियन डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है, चाइना का। ये टॉप 14 कंट्रीज है, इसमें भी खैर इंडिया का तो नाम ही नहीं है। खैर, यह है असलियत आपकी। भीख मांगकर कर्जे पर आप शो ऑफ कर रहे हो, फलाना हथियार खरीद लिया, फलाना ये कर दिया, फलाना वो कर दिया। कर्जे पर शो ऑफ, जो अभी अहमद जी ने बात की। के इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्नोलॉजी वाले, जहाँ से बहुत सारे उनके ग्रेजुएट्स, और इसी वजह से उनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी बनी है सारी दुनिया में। अब उनमें उनके ग्रेजुएट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों, कॉर्पोरेशंस के हेड्स हैं। आईटी हब है बेंगलोर, जी बिल्कुल, आईटी वगैरह का बंगलोर वगैरह में उस तरफ, तो वो तालीम में इन्वेस्ट करने की वजह से हुआ है। तो मेरे ख्याल में 2-3 चीजें ही हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बिल्कुल, आपने एक्सपोर्ट की बात की है तो नया डेटा फिर से बता देता हूं भाई, लोगों को जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान से भी मुझे लोग देख रहे हैं तो भाई पता रहे कि इंडिया क्या है। ये देखिए, टोटल एक्सपोर्ट जो है हमारा 863.1 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। 25-26 का है ये फाइनेंशियल ईयर का अभी तक, जिसमें मर्चेंडाइज 441.8 बिलियन डॉलर्स और सर्विसेज 421.3 बिलियन डॉलर्स। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हम बहुत जल्द कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। यह है भारत की कामयाबी, और कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं हो सकता। मत करिए, मत, सीख भी नहीं सकते आप। 78 साल जो हमने मेहनत की है वो आप कैसे करोगे मेहनत? जिस पोजीशन में आप हो, जिस इंटेलिजेंस के लोग आपके यहां हैं, 78-100 साल में भी ना हो पाएगा। तब तक हम पता नहीं कहां आगे निकल जाएंगे। सुनकर बुरा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई यही है। डिसिप्लिन है, एक ओवरऑल कल्चर है सेविंग्स का। इंडिया में जो 2 मेरे ख्याल में उनकी बड़ी हाइलाइट्स हैं, और उन्होंने ज़रा निस्बतन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है हेल्थ और एजुकेशन में। इंडिया में लिटरेसी रेट अभी कुछ 76% है, हमारे यहाँ 60% के करीब है। अच्छा, इंडिया में जो ख़वातीन का लिटरेसी रेट है वो 65% है, हमारे यहाँ को 53% है। तो काफ़ी बड़ा फ़र्क है। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, देखिए मैं फिर कहता हूं कि इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं हो सकता। पाकिस्तान उस लीग में नहीं है जिस लीग में इंडिया है। कंपैरिजन वहां पर होता है जहां पर 2 लीग एक साथ चल रही हो, एक जैसे हो। पाकिस्तान नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूं। बिजनेस रैंकिंग में आप कहां पर हैं? आपका तो हमें पता नहीं, इंडिया का मैं बताता हूं। 2010 में हमारी रैंकिंग थी 82, 2023 में 13 साल में हमारी रैंकिंग आ गई है 57। 25 प्लेसेस हमने सुधारा है। तो ये सुधार क्यों आया?
हमने पॉलिसीज बदली, हमने उन पर काम किया, ग्राउंड लेवल पर काम किया, तब तो जाके बदली। वरना अगर हम काम नहीं करते तो नहीं बदलती, जैसा कि आपके यहां हुआ है। आपको पता है कि भारत ने, ये देखिए खबर, सोलर पावर नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमने 300 गीगावाट से ज्यादा कर ली। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपने पावर जनरेशन के लिए, वो कल महंगी होगी, उसमें दिक्कत आएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम नॉन फॉसिल पे जा रहे हैं और हमारा 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट का और हमने 60% अचीव कर लिया है। 4 साल बचे हैं, अभी 3.5 साल बचे हैं। इसमें सोलर पावर 164.6 गीगावाट की है, बायो पावर 11.7 गीगावाट की है, न्यूक्लियर पावर 8.8 गीगावाट की है, विंड पावर 58.1 गीगावाट की है और हाइड्रो पावर 57.2 गीगावाट की है। न्यूक्लियर पावर में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, इसका भी टारगेट हमने 100 गीगावाट रखा है। आप सोचिए, ये कर रहे हैं हम। और बताता हूं मैं आपको सर, वहां तक करने के लिए बहुत कुछ करना है आपको। भारत ने मून बेस्ड प्रोग्राम जो है ज्वाइन करने वाला है। नासा ने कहा है कि भाई इसरो आप आइए हमारे साथ। बड़ी अचीवमेंट है, स्पेस साइंस में तो कर ही रहे हैं। आप वहां कर रहे हैं। ये देखिए, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट लिस्टेड टेलीकॉम कंपनीज, इसमें देखिए भारत का एयरटेल है, इसमें भारत का एयरटेल है, मौजूद है। 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम कंपनी। आप सोचिए। और ये सब रातों रात नहीं हुए ना सर, डिकेड्स लगे हैं, पैसे लगे हैं। हमने हाइड्रोजन ट्रेन चला दी। ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन क्रॉसेस 1200 किलोमीटर, सेव्स ओवर 3200 लीटर्स ऑफ डीजल ऑन जिंद सोनीपत रूट। आपके यहां ट्रेन तो छोड़िए, आपके यहां डब्बे भी अभी चाइना से आ रहे हैं। इंजन तो छोड़िए, डब्बे तक चाइना से आ रहे हैं। आप कहां हैं? और ये भी रातों रात नहीं हुआ। पहला क्वांटम कंप्यूटर, ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनल इन बेंगलुरु। क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनल हो गया बेंगलुरु में। आप कहां पर हैं? कहां पर हैं आप? दुनिया के सबसे बड़े बिगेस्ट शॉपिंग एप्स, उसमें 2 इंडिया के हैं। मीशो नंबर 3 पर है, फ्लिपकार्ट नंबर 6 पर है। यह हमारी अचीवमेंट। अभी तो गिनाने बैठूंगा तो पता नहीं लिस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि पूछिए मत। तो इसलिए कंपैरिजन करना और हमसे सीखना मत सीखिए। हमसे कुछ भी नहीं सीख सकते। सिखाया उसको जा सकता है जिसमें सीखने की चाह हो। पाकिस्तान को सीखने की चाह बिल्कुल नहीं है, और वो भी इंडिया से, नेवर। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।